आइए मेंस के क्वेश्चन पे कि परिसीमन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन यही है, देखिए परिसीमन का तात्पर्य पूछा गया, ठीक ना, यही क्वेश्चन है ना, सीधा यही होगा। परिसीमन का अर्थ बताएं। परिसीमन का सिंपल सा मतलब है कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में जैसे कि एक सिद्धांत चलता है, एक वोटर एक वोट, ठीक ना, तो इस सिद्धांत का पालन करने के लिए हम लोग को परिसीमन करना पड़ता है। तो परिसीमन का सिंपल सा तात्पर्य है कि चुनाव का संचालन सुचारू रूप से हो सके और जनता के प्रत्येक खंड को या जनता के प्रत्येक वर्ग को समान प्रतिनिधित्व मिल पाए। इसके लिए संसद समय समय पर लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करती रहती है, जिसको हम लोग परिसीमन कहते हैं। यही है ना? क्या बोला, समझ में आया आप लोगों के? कि परिसीमन का अर्थ होता है जनता के समान वर्ग को या समान हिस्से को राजनीतिक सत्ता में समान रूप से भागीदारी मिल सके, इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों का हम लोग को बार बार समायोजन करना पड़ता है। तो एक लाइन में निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन, क्या कहलाता है? परिसीमन। अब समायोजन क्या, जैसे कि कुछ बेसिक चीजें हैं मैं बता देता हूं, जैसे कि अब परिसीमन ही है तो ये भी आप लोगों को इस पर कैसे नोट्स बनाना है। सिंपल सा, परिसीमन क्या मतलब है आप लोगों ने नोट कर लिया। संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से हैं, परिसीमन आयोग क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, संरचना में कितने सदस्य होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, ठीक ना। ये सारी बातें एक पन्ने पर बना ली। और आगे कभी भी परिसीमन से संबंधित कुछ बात आती है समाचारों में तो क्या करना है, वही जाकर के अपडेट कर देना है। आप लोग की आगे जाकर के पॉलिटी में जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, स्पष्ट तौर पर ऐसा ना हो कि सर से ज्यादा आप लोग जान रहे हो, ठीक ना, और उनको ही पढ़ा दे परिसीमन क्या होता है। तो इतना नॉलेज नहीं लेना है, मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितना होगा सर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा आसानी से आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ बहुत चीजें आसानी से रिवाइज हो रही है। तो ये फायदा है। तो परिसीमन का अर्थ क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन। अब जैसे कि इससे संबंधित प्रावधान कौन कौन से है, एक अनुच्छेद 82 है और 170 है। अनुच्छेद 82 लोकसभा के लिए है, 170 राज्यसभा बोल रहा हूं, विधानसभा के लिए, राज्यों की विधानसभाओं के लिए, ठीक। अब क्या आप लोग जानते होंगे कि अभी भी हम लोग के देश में जो चुनाव होता है, जैसे कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, मतलब विधानसभा छोड़िए, खास करके लोकसभा का चुनाव, ये किस जनसंख्या के आधार पर होता है, किस जनगणना? क्वेश्चन समझा आप लोगों ने? कि अभी भी हम लोग के देश में जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो जनसंख्या इस्तेमाल किया जाता है वो कब का किया जाता है? जैसे कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमको 130 करोड़ जनता ने चुना है, कहीं कहीं तो 600 करोड़ भी बताते हैं कि 600 करोड़ जनता वोटरों ने हमको चुना है, ठीक। ये उनका मामला है। हम लोग अभी भी चुनाव में या सीटों के आवंटन में, लोकसभा में जो सीटों का आवंटन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष बोलूंगा 1971 में बिहार राज्य के पास लोकसभा में मान लीजिए 15 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल के पास 20 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश के पास 10 सीटें हैं। और सीटों का आवंटन लोकसभा में जनसंख्या के सिद्धांत के आधार पर होता है। ये आप लोगों को पता है कि जितने राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसको लोकसभा में उतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब पता चला कि 1971 में हम मान लेते हैं कि बिहार की आबादी 100 थी, टोटल 100 लोग थे, यहां की भी 100 थी, बंगाल की भी, और यहां के भी 100 लोग थे। तो ये सीटों का आवंटन हुआ। 2021 या 2011 आते आते क्या हुआ कि बिहार राज्य की जनसंख्या हो गई 10,000, यूपी की हो गई 15,000, आंध्र प्रदेश वाले बेचारे वो 200 पे ही अटके रहे। तो जनसंख्या के आधार पे होना है तो आंध्र प्रदेश की तो सारी की सारी सीटें चली जाएंगी लोकसभा में, बहुत कम हो जाएंगी, और जितनी जनसंख्या बढ़ी है बिहार और पश्चिम बंगाल की उतनी ज्यादा उनको सीटें मिल जाएंगी। तो जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कुछ ऐसी बातें आ रही थी
कि लोकसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हम जनसंख्या के आधार पर नहीं कर सकते थे, ठीक ना। सॉरी, करना तो जनसंख्या के आधार पर ही है, जनसंख्या के आधार पर ही करना है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हमारा सुचारू रूप से चलता रहे, दक्षिण के राज्य नाराज ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया कि सीटों के आवंटन में हम 1971 की जनगणना का ही इस्तेमाल करेंगे। कि हम क्या मानेंगे, आज भी जो लोकसभा में सीटों का आवंटन है वो मान करके चलते हैं कि पश्चिम बंगाल में 100 लोग ही हैं आज भी, चाहे बेशक वहां पर 20,000 लोग हो गए हों। तो लोकसभा में सीटों का आवंटन ये किस आधार पर होता है, जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या किस जनगणना वर्ष की ली जाती है, 1971 की, 2026 तक की है, ठीक ना। खैर अभी थोड़ा सा समझने में आप लोगों को दिक्कत आएगा, आंसर के हिसाब से चलते हैं। तो परिसीमन का अर्थ, ये नोट्स बनाना था किस हिसाब से मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, परिसीमन से क्या तात्पर्य है, बता देंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, ठीक। उसका दूसरा हिस्सा क्या है क्वेश्चन का, कि निर्वाचन बोल रहा हूं, परिसीमन आयोग की संरचना बताए। तो जब परिसीमन आप लोगों को पता नहीं है तो संरचना पता होना मुश्किल है, पता है। सिंपल सा पैराग्राफ चेंज करके संरचना बता देनी थी, और क्या बताना था कि एक इसमें अध्यक्ष होते हैं, और इसके अलावा, और ये कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। क्या चीज, हाँ हो सकते हैं। दूसरा, हम लोग के जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या अगर वो नहीं है तो अपने बिहाफ में किसी अन्य इलेक्शन कमिश्नर को अपने बोर्ड से नियुक्त कर दिया तो वो हो जाएंगे, ठीक ना। ये लोग होते हैं क्या, परमानेंट। इसके अलावा जिस राज्य का परिसीमन करना है उस राज्य का निर्वाचन आयुक्त उसमें शामिल होगा, ठीक ना। एक बार पूरा हो जाने दीजिए। और फिर जिस राज्य में विधानसभा का या किसी भी सीट का, सीटों का पुनर्गठन करना है, वहां से 10 लोग होते हैं सहयोगी के रूप में। वहीं के बिहार राज्य के का अगर है तो 5 लोकसभा के सदस्य और 5 वहां के विधानसभा के सदस्य। ये सब डिटेल में आएगा। मैंने सिर्फ ये जानने के लिए क्वेश्चन दिया था कि आप लोग अपने हिसाब से कुछ वैल्यूएशन करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं लिखा है, टॉपिक की जानकारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं है, बताइए। नहीं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष यही लोग, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है यही होंगे, ठीक ना। ये हम लोग का लिखा है। क्या, जोर से बोलिए। जैसे ये तो 3 परमानेंट हो गए, ये तो रहेंगे ही, मतलब 2 तो हैं ही। जिस राज्य का परिसीमन कर रहा है वहां का इलेक्शन कमिश्नर शामिल हो जाएगा। इसके अलावा उसी राज्य से 10 लोगों को लिया जाता है, सहयोगी सदस्य उनको कहा जाता है। और किन 10 सदस्यों को लिया जाएगा, जैसे बिहार से लिया जा रहा है तो बिहार में लोकसभा के 5 सदस्य हैं, मतलब बहुत सारे सदस्य हैं, लगभग 40 के आसपास, उनमें से 5 को लिया जाएगा। और वहीं की विधानसभा से 5 लोगों को ले लिया जाएगा सहयोग के लिए। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो रिपोर्ट देते हैं इनको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस परिसीमन आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है, मतलब वो अपना रिपोर्ट बना देगी, तो उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उन्होंने गलत बनाया, सही बनाया। उसको लोकसभा, मतलब जिस राज्य का विधानसभा है वहां पर लोकसभा में रखना जरूरी है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता रिपोर्ट में। तो यह संस्था की रिपोर्ट की ताकत है। खैर, संरचना इस तरीके से बता देनी है। और इसका उद्देश्य क्या है, एक उसमें और हिस्सा है ना क्वेश्चन में, कि परिसीमन का उद्देश्य क्या है। दिया गया आप लोग के मैगजीन में है या नहीं है, क्या क्या हो सकता है। क्या चीज, देखिए पहला तो वही कि बात हम लोग कर लेना क्या, प्रतिनिधित्व का, कि इसको लाने का मतलब ही है कि जनता के, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, तकनीकी चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र है इतना बड़ा, ठीक ना। यहां की आबादी है 10 लाख, यहां से एक एमपी चुन करके आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक ना। मतलब ये कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 10 लाख लोगों का। यहां पर एक क्षेत्र है, यहां की आबादी है 100 लोग, और यह भी एक निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से भी एक एमपी चुन करके आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है क्या,
ये बोलेगा मैं 10 लाख लोगों का प्रयत्न करता हूं, ये बेचारा डर के बोलेगा कि यार मैं तो मेरे 100 ही लोगों ने मेरे को मिलकर के चुना है। लोग उल्टा बनेंगे कि हम 100 लोग मिलकर के एक एमपी बनाने की हैसियत रखते हैं, तुम लोग 10 लाख मिलकर के एक बनाते हो, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक ना, कि कोशिश क्या होनी चाहिए कि इस निर्वाचन क्षेत्र में अगर 10 लाख पर एक एमपी है तो हम उस राज्य के भीतर कम से कम या पूरे देश के स्तर पर 10 लाख जनसंख्या के आधार पर ही हम निर्वाचन क्षेत्रों का यथासंभव कोशिश करें। हाँ, कि हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास, एग्जैक्टली तो 1 2 3 4 करके नहीं कर पाएंगे, यथासंभव बराबर हो पाए, ठीक, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाए। हर एमपी आकर के बोले कि भाई कितने का प्रतिनिधित्व करते हो, तो मैं 10 लाख का करता हूं, मैं 9,95,000 का, कोई 10,10,000 का, तो ये शोभा देता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई 100 लोगों का करता है, कोई 1 करोड़ लोगों का करता है। तो पहले नहीं, क्यों करेंगे और राज्य का, उसको सीट कम देते हैं। एक ही एमपी रहेगा मतलब, अब पॉलिटी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जनसंख्या का सिद्धांत है कि 50 लाख तक का क्या रूल है, उसके बाद से 10 लाख के बाद से क्या होता जाता है, क्या होता जाएगा, ठीक ना। ये सब तकनीकी है। अभी क्वेश्चन ही शायद डाल करके थोड़ा सा टफ लेवल का हो गया, आप लोगों की समझ से बाहर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये समझिए कि परिसीमन का उद्देश्य आप लोगों से पूछा जाए तो क्या, तो बताना है कि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ठीक ना, कि 10 लाख की आबादी पर। अभी आप लोग जो क्वेश्चन है कायदे से इलॉजिकल है कि अगर किसी राज्य में एक ही लोकसभा की सीट है तो वहां पर चाहे जितने लोग हैं वो सब मिलकर के एक ही चुनेंगे, ठीक ना, एक ही चुनेंगे जब तक कि इस बात की आवश्यकता महसूस ना हो जाए। जैसे 2026 तक अपने राज्य की जनसंख्या आप चाहे कितने भी बढ़ा लीजिए, अगर आपको एक मिला है ना तो एक ही मिलेगा। 1971 की जनगणना ही मानी जाएगी सीट देने के लिए। 2026 में अवधि पूरी होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो ये होता है पहला, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। दूसरा, बहुत सारे जैसे मान लीजिए कि प्रतिनिधित्व है, समानता भी सुनिश्चित करना, समानता या समरूपता। कैसे? भौगोलिक समरूपता, कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा बना दिया कि उसमें आधे पहाड़ी लोग हैं, आधे रेगिस्तान के लोग रह रहे हैं और एक वाले हिस्से में मैदानी लोग रह रहे हैं, तो इस निर्वाचन क्षेत्र की संरचना सही है क्या? यहां का जो भी एमपी होगा पागल हो जाएगा कि यार मैं किसका किसका कैसा कैसा विकास करूं। इस हिस्से पे पहाड़ के हिसाब से करना है, वहां नीति बनानी है, यहां पर रेगिस्तान के हिसाब से करना है, यहाँ मैदान के हिसाब से करना है, और मेरा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे ही है। तो पता चला कि पहाड़ों पर जा रहा है, ठंडी लग रही है, तो कोट पहन करके चुनाव प्रचार करने जाएगा, रेगिस्तान में कुछ और है, मैदान में कुछ और है। हंसी मजाक की बात है। ये निर्वाचन क्षेत्र का जो पुनर्गठन हुआ या कंपोजिशन है, सही है गलत है? गलत है। कायदे से क्या होना चाहिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र को इस तरीके से बनाओ कि उसकी अधिकांश उसका हिस्सा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में है तो पर्वतीय रहे, मैदानी क्षेत्र में तो मैदानी ही रहे, ताकि वहां पर ये भौगोलिक चुनौतियां कम रहे। तीसरा क्या है? सांस्कृतिक, भाषाई, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि फिर आपने वही बोला कि एक राज्य का दूसरे राज्य में घालमेल करना है, कि एक निर्वाचन क्षेत्र बना दीजिए बॉर्डर पे जाकर के, है ना, कि इतना हिस्सा पश्चिम बंगाल का आ जाए, वहां पर बंगाली बोलने वाले हो, यहां इतना उड़ीसा का आ जाए, ओडिया बोलने वालों, इधर झारखंड का आ जाए, इधर बिहार का आ जाए, इधर और एक स्टेट का बना दीजिए, और इन सबको मिलाकर के एक आप निर्वाचन क्षेत्र मतलब एक लोकसभा की सीट बना दीजिए। तो ये सही है गलत है? अजीब टाइप का है। कायदे से होना क्या चाहिए कि अगर भाषा के संस्कृति के आधार पे कर रहे हो तो ऐसा करो कि एक गोला बना दो जिसमें अधिकांश बांग्ला भाषी लोग हो, आपका भी प्रतिनिधित्व आसान हो जाएगा और उनके लिए अपना प्रतिनिधि चुनना भी आसान हो जाएगा। तो ये सब होता है परिसीमन का उद्देश्य, ठीक ना। लिख लेंगे। 3 हिस्सा था, परिभाषा बता दी, संरचना बता दी, उद्देश्य बता दी, एकदम फ्लैट था। और नहीं है तो आज आप लोगों का टारगेट है कि जाकर के परिसीमन थोड़ा सा नेट से रिसर्च करके पढ़ें, निष्कर्ष संक्षिप्त लिख देना है, ठीक ना। क्या लिखेंगे निष्कर्ष में? क्या चीज? तर्क? क्या तर्क? नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थ बताइए, उद्देश्य बताइए, संरचना बताइए, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, ठीक ना। अगर पूछा जाए पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए तो देना था,
नहीं पूछा है तो नहीं देना है, निष्कर्ष में थोड़ा सा सुझाव दे देना है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है रूस यूक्रेन युद्ध का कारण। ये तो पता होगा कि रसिया यूक्रेन वार का कारण क्या है। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है कि कारण और प्रभाव पूछा गया, तो ऐसा नहीं कि सीधा लिखा कारण और आंसर लिखना शुरू कर दिया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, हाल के समय में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के 20-30 शब्द लिख दीजिए, ठीक ना, कि वर्तमान समय में रसिया और यूक्रेन के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर के, एक आध मुद्दे याद है तो अब लिख दीजिए, युद्ध चल रहा है, ठीक ना। एक भूमिका छोटी सी बनाइए और उसके बाद से आइए जिसके निम्नलिखित स्पष्ट कारण है, ठीक ना। और इंट्रोडक्शन कोई हिंदी में भूमिका बोलते हैं, ठीक ना, और भूमिका कोई इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद भूमिका नहीं लिखते हैं, भूमिका या इंट्रोडक्शन में से कोई एक लिखते हैं, ठीक ना। और हेडिंग इंट्रोडक्शन हम लोग नहीं देते, भूमिका नहीं देते हैं, बार बार बताया आप लोगों को। आप आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम में, जो आपका पहला छोटा सा पैराग्राफ होगा वो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। और वो इंट्रोडक्शन का रोल क्या होता है ये भी बार बार समझाइए आप लोगों को, कि एग्जामिनर को कनेक्ट करना होता है आंसर से, कि मैंने आपके क्वेश्चन को समझ लिया है और ये आपकी क्वेश्चन की संक्षिप्त समरी है, ठीक ना। आपने पूछा रूस यूक्रेन युद्ध का कारण बताओ, तो मैंने रूस और यूक्रेन वॉर पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक ना, कि अभी हाल के समय में भी ये जारी है, जान मान का नुकसान हो रहा है, जो भी है, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप लोगों ने दे दिया। उसी को परिचय, उसी को भूमिका, उसी को इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक ना। और लिखना नहीं होता है कि ये परिचय है, ये इंट्रोडक्शन है, भूमिका है। पहला पैराग्राफ आप लोग का मान लिया जाएगा। उसके बाद से शुरुआत होती है आंसर के मुख्य हिस्से की, मेन बॉडी की। तो मुख्य भाग में लिखना नहीं होता है, आप पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग बनाएंगे कारण, और कारण में 250 शब्दों का है तो 3, 4, 5 कारण जितने लॉजिकल है आप लोगों को लगता है वो कारण बता देंगे। फिर क्या पूछा गया है, प्रभाव, तो पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट फॉर्मेट में प्रभाव बता दीजिए। और ऐसे भी क्वेश्चन में हमेशा आपको निष्कर्ष लिखना ही पड़ेगा। निष्कर्ष कैसा, वही घिसा पिटा सुझाव के साथ में कि रूस और यूक्रेन, चाहे विवाद इनके बीच जितना भी हो, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अतः रूस यूक्रेन के एक मंच पर बैठना चाहिए और वैश्विक सहयोग से इसे तुरंत समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ज्ञान दे देना होता है, ठीक ना। ये होता है निष्कर्ष। कारण क्या है, प्रभाव पता है, पता आप लोगों को क्या है कारण। जैसे कि आप लोगों ने लिखा है, आपने ठीक लिखा है, नहीं तो मैगजीन से पढ़िए। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, यहां पर भी ये आप लोग का एक टॉपिक है। ये सब जितना टॉपिक मैंने आज बोला, परिसीमन बोला, ग्रीन जीडीपी बोला, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन सब पर जाकर के आप लोगों को नोट्स बनाना है। जैसे तैयार हो जाए मुझे ला करके दिखाइए। क्यों, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार समाचारों में रहेगा, ठीक ना, बार बार न्यूज में रहेगा। तो एक अपना नोट्स बना करके रख लिया 2 पेज का, जो भी नई चीज आएंगी वहीं पर अपडेट करते हुए जाना है, ठीक। यहां पर आप कारण लिख लेंगे, प्रभाव लिख लेंगे पॉइंट फॉर्मेट में, तो जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा सब कुछ लिखते हुए जाएंगे। करना कैसे, मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं। जैसे कि कारण सीधा कि वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, ये हो गया, सिर्फ ये छोटा मोटा तत्कालिक कारण इसको मानेंगे। दीर्घकालिक कारण बहुत ज्यादा है। जैसे कि एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आप लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे जाकर के खुद से, मैं सिर्फ आज हिंट करूंगा। आप लोग को पता है कि यूएसएसआर नाम का एक देश हुआ करता था, बहुत बड़ा सा, उसी का 1991 में विघटन हुआ और उससे बहुत सारे देश निकले। उसी में से एक देश निकला, कौन सा, यूक्रेन भी देश निकला, ठीक। तो इस चीज को लेकर के ना गठन के पश्चात ही समस्या है कि वहां के बहुत से लोग ऐसे हैं यूक्रेन में रहने वाले जो मानते हैं कि हमें रूस में शामिल हो जाना चाहिए, ठीक ना। जैसे लुहांस्क, डोनबास क्षेत्र, ये सब जो न्यूज में था, वो वहां पर वैसे ही लोग रहते हैं जो मानते हैं क्या कि राजनीतिक रूप से हम कहां, यूक्रेन में है, लेकिन हमारा मूल तो रूसी है। तो क्या बोलते हैं कि हम रूस में शामिल हो जाएंगे अपने क्षेत्र का हिस्सा लेकर के। और रूस क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है कि हाँ अपने देश से लड़ो यूक्रेन से और आकर के हमारे यहां शामिल हो जाओ, ठीक ना। तो एक कारण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा है लोकेशन या जियो पॉलिटिकल कहते हैं कि अच्छा रूस को क्या समस्या है कि नेटो में जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, स्वतंत्र देश है, अपना फैसला ले ले, मैं क्यों रोकूं। कारण यह है कि एक तरफ यूरोप है,
और एक तरफ रसिया, बीच में यूक्रेन है। तो अगर यूक्रेन, हाँ, बफर स्टेट है, उसका लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नाटो में शामिल हो जाएगा, मतलब नाटो की सीमा यूक्रेन के किसी भी हिस्से में घूम सकती है, अपना बेस बना सकती है। मतलब नाटो की सीमा, मतलब पश्चिमी देशों की सीमा रूस के बॉर्डर पर आकर के तैनात हो जाएगी। ठीक, इससे रूस को तनाव है कि अभी क्या है, यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, मतलब नाटो की सेना यूक्रेन में ऐसे सामान्य तौर पे आकर के अपना बेस बना करके नहीं रह सकती है। नाटो की सेना रूस से भी दूर है, वो आ जाएगी पास में तो भाई तनाव में रहेगा। जैसे कि चाइना दूर था तो ठीक है, हमारे चारों तरफ आकर के बेस बनाता है तो हम लोग को दिक्कत होने लगता है। ठीक, और क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आप लोग को पता ही है कि अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें क्रीमिया का भी बड़ा रोल है। 2014 में मारपीट करके छीन लिया था। ठीक ना। इसके अलावा और क्या है जो एक हर युद्ध का कारण होता है? संसाधन पर कब्जा। संसाधनों पर कब्जे को लेकर के पूरा का पूरा यूरोप चाहता है कि यूक्रेन के पास क्या है, तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, कि हमारे खेमे में आ जाए, हमारी शर्तों पर रहे, हमारा दोस्त बन के रहे, ताकि सस्ते में हमको कच्चा तेल, गैस ये सब मिलता रहे, और मतलब ये सारा का सारा हमारे कब्जे में आ जाए, संसाधनों पर हम कब्जा कर लें। रूस ने क्रीमिया क्यों छीना? एक तो वही कि उससे उसको ब्लैक सी के थ्रू एक्सेस मिलता, और दूसरा वहां पर भी प्राकृतिक गैस और तेल का सोर्स है तो भी अपना कब्जा करना चाहता था। प्रभाव क्या होगा? तो पहले एक लिखना है क्षेत्रीय प्रभाव। सोचना पड़ेगा, मैं सिर्फ डायमेंशन बता रहा हूं कि आप लोग को किस तरीके से सोचना है। ठीक ना। जैसे प्रभाव, ऐसा सोचिए कि एक क्षेत्र के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रीय, जिसका मतलब रूस और यूक्रेन जहां युद्ध चल रहा है उसके आसपास कुछ इंपैक्ट होता होगा ना युद्ध का, तो वही उसी का हेडिंग बनेगा क्या? मानवीय संकट, है ना। मानवीय संकट का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग क्या होता है? कि लोग मरेंगे, बीमार होंगे, घायल होंगे, परेशान हैं। तो जहां पर भी युद्ध होता है उसके आसपास के क्षेत्र में तत्काल तौर पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा दूसरा वही पूर्वी यूक्रेन या यूरोप। आप लोग को यूक्रेन का लोकेशन पता है? पूर्वी यूरोप में अस्थिरता, यह तत्काल तौर पे हो जाएगी। जैसे युद्ध छिड़ेगा जिस क्षेत्र में वहां पर क्या होगा? अस्थिरता हो जाएगी। दूसरा कारण, अब इसी तरीके से आप लोगों को सोचना है कि और क्या क्या छोटी मोटी क्षेत्रीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैच्योर आंसर तभी माना जाएगा जब सारे डायमेंशन उसमें क्लियर हो। जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? अंतरराष्ट्रीय संबंध इससे क्या होगा? प्रभावित होंगे, है ना। तो वहां पर लिख देना है कि क्या क्या होगा। जैसे कि मैं हिंट कर देता हूं कि अभी तक रूस G8 का सदस्य था। G8 एक देशों का समूह था, उसमें से रूस को सब निकालकर बाहर फेंक दिए और G7 बना लिए। क्यों? इसी युद्ध के मुद्दे पर। तो इससे क्या हो रहा है कि तनावपूर्ण रूस और पश्चिमी देशों का संबंध हो रहा है। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ रही हैं। ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। क्यों? रसिया और यूक्रेन दोनों के पास गैस और तेल का भंडार है, नेचुरल गैस का। अगर वो बोलेंगे हम सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारी मतलब ऊर्जा संबंधित चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा? जहां पर भी युद्ध होता है वहां के जो बदमाश लोग होते हैं, जिनको नॉन स्टेट एलिमेंट्स या एक्टर्स बोलते हैं, जो राज्य के लिए हानिकारक होते हैं, वो सब सक्रिय हो जाएंगे। लूटपाट, मारापीटी करना, ये सब करना। तो ये समस्या है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सोचिए। जब तेल का, नेचुरल गैस का सप्लाई कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, रसिया पर यूरोपीय देशों ने सैंक्शन लगाया, हम लोग का सेंसेक्स गिर गया अचानक से। लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान हो गया एक झटके में। ये क्या है? नुकसान ही है ना। करेंसी वार भी शुरू हो सकता है। ठीक, विभिन्न देशों के बीच में व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो इतने ब्रॉड लेवल पर सोचने की आदत डालनी है। ठीक ना, कि कारण एकदम डीप से, शुरुआत से सोचनी है और अभी तक लेकर के आनी है। प्रभाव
जितना हो सकता है। और ये सब कैसे होगा, थोड़ा सा आप लोग को इमेजिन करना पड़ेगा कि जहां युद्ध हो रहा है वहां जाकर के बैठना नहीं है कि मतलब यूक्रेन जाकर के बैठ रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कि वहां पर बैठे हैं तो युद्धग्रस्त क्षेत्र के चारों तरफ उससे क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, वही समस्याएं हैं, वही उसका प्रभाव है। आसानी से लिख लेंगे आप लोग। निष्कर्ष वही जो बोला, सुझाव के साथ में, शांति प्रिय संदेश के साथ में, ठीक ना, दे देना है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? तो नोट्स बनाइए और ला करके दिखाइए, ठीक ना। क्या क्या बोला, कौन कौन सा नोट्स बनाने के लिए? ऑनलाइन के जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी बना करके अपना नोट्स भेजे। G20 पे, रूस यूक्रेन युद्ध पे, और क्या बोला, ग्रीन जीडीपी पे और परिसीमन पे, इन 4 पे अगले 1 हफ्ते में आप लोग नोट्स बनाइए। जो क्लास चल रहा है वो तो आप लोग को कवर करना ही है। क्या है, रोज 1-1 घंटे 2-2 घंटे मेहनत करेंगे, 1-1 घंटे तो आराम से वो हो जाएगा। और अपने हाथ से जो आप लोगों ने नोट्स बनाया वो हमेशा के लिए आत्मसात हो जाता है, वो लंबे समय तक आप लोग नहीं भूलते हैं, ठीक ना। तो इस अप्रोच के साथ कीजिए आप लोग।